अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है कि एपिसोड नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं अपनी पहली मोहब्बत को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। इस वक्त वो भूल चुकी थी कि वो विलियम नामी किसी शख्स से इश्क में गिरफ्तार है। पता था तो बस इतना कि मुकद्दम शाह के बगैर वो नहीं रह सकती। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली ताकि अपने बाबा के कमरे में जा सके, लेकिन सामने से मुकद्दम शाह को आते देखकर इसके लब मुस्कुराए। अजीब सा एहसास इसके चारों ओर था। वो शख्स अपनी मिसाल आप था। इसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वो इस शख्स के लिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती रही। वो शख्स तो शहजादों की आन बान रखने वाला था। इसके कदम अपने आप ही इसकी तरफ उठने लगे। फिर सवेरा ने नोट किया कि इसका ध्यान कहीं और था। मुकद्दम शाह के लबों पर तबस्सुम था। सवेरा ने इसकी नज़रों में किसी और के लिए जज्बात देखे। मुकद्दम शाह के कदम किचन की तरफ उठ रहे थे। इसने शायद सवेरा को देखा तक नहीं था या शायद इग्नोर कर गया था। वो किचन में क्यों जा रहा था सवेरा के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो तो बस इसे जाता हुआ देख रही थी। तुम मुझसे छुप रही हो। इससे अपने पीछे अचानक इसकी आवाज़ सुनकर हुरिया उछली थी। इसके डर जाने की वजह से मुकद्दम शाह हमेशा की तरह दिल खोलकर मुस्कुराया। वो दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट लिए इसका होशरूबा हसीन चेहरे को देख रहा था। कितनी बार कहा है तुम्हें आदत डाल लो, ज़िंदगी भर काम आएगी। खैर, वैसे अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी। तुम्हें मुकद्दम शाह ने फासला कम करते हुए कहा। वो बिल्कुल इसके करीब आ गया था। मुकद्दम लाला, मेरा मतलब है मुकद्दम साईं। हुरिया को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो सामने खड़े इस आदमी को क्या कहे। उफ जालिम, दिल खुश कर दिया तुमने आज अपने लबों से मेरा नाम लेकर। वो निसार होने वाले अंदाज में एक बार फिर से इसके करीब हुआ, जबकि वो खामोश नज़रों से इसे देख रही थी। एक बार फिर से मेरा नाम लो ना अपने लबों से। तुम्हारे लबों से अपना नाम भी प्यारा लगता है, सुकून सा मिलता है। वो इसके करीब खड़ा फरमाइश कर रहा था, कोई आ जाएगा, ये मेरा नाम नहीं है। वो मज़ा हुआ। इस वक्त अपने नाम के सिवा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुकद्दम साईं रास्ता दें। वो इसकी ज़िद से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसीलिए धीमी आवाज़ में एहतजाज किया। कोई आता है तो आता रहे, मुझे परवाह नहीं। मुकद्दम शाह किसी से नहीं डरता। आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी है और तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। आज रात तुम मेरे कमरे में आओगी। मुकद्दम शाह ने एक और हुक्म दिया। मुकद्दम साईं, मैं आपके कमरे में कैसे आ सकती हूँ? क्या हो गया है आपको? मैं क्यों? हुरिया बौखला कर बोली। हुरिया का सारा ध्यान दरवाजे पर था। क्यों आओगी? क्या मतलब है? बोला ना मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और कैसे आओगी का जवाब इससे भी ज़्यादा आसान है, अपने पैरों पर चलकर। वरना तुम्हारे लिए अपनी बाहों में उठा कर लाने का इंतज़ाम भी कर सकता हूँ। वो चेहरे पर शरारत लिए बोला। मुकद्दम साईं बात को समझने की कोशिश करे, कमरे में आकर समझा देना, मैं समझ जाऊँगा। वो इसकी बात काटते हुए बोला। हुरिया ने बेबसी से इसे देखा, लेकिन सामने खड़े शख्स को इस बात की परवाह न थी। वो इस वक्त बस अपनी ज़िद पूरी करना चाहता था। हर इसकी होने वाली बीवी इसकी बात क्यों कर न माने। एक तफसीली नज़र इसके हसीन सरापे पर डालता वो बाहर निकल गया। सवेरा की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया और एक गुस्सैली निगाह से किचन में काम करती हुरिया को देखा। मैं मुकद्दम शाह को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी हुरिया, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। सवेरा गुस्से से इसे देखती अहमद शाह के कमरे की तरफ जा चुकी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या कोई कसर बाकी रह गई है? अहमद शाह इसे देखते हुए नज़रें फेर गए। आई एम सॉरी बाबा साईं, मैंने आपको शर्मिंदा किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हुई है। मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं कल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही। इस विलियम के लिए मैं आपको छोड़ नहीं सकती। बाबा साईं मुझे माफ़ कर दें, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे खफा ना हो। आप चाहते हैं ना मैं इस मुकद्दम से शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आज ही मेरा निकाह कर दें, चाहे आज ही मेरी शादी कर दें। इसने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। तो बाबा साईं ने इसके चेहरे को देखा। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुकद्दम शाह से तो नहीं हो सकती। इसकी निस्बत तय हो चुकी है। अगर ना होती तो भी वो अपनी इतनी इंसल्ट के बाद तुमसे शादी हरगिज़ ना करता। बाबा साईं ने गोया इसे एहसास दिलाया था कि वो अपनी तकदीर में अपने हाथों से पानी फेर चुकी है और जिन कदमों से आई थी इन्हीं कदमों से वापस लौट गई। अहमद शाह अपने कमरे में बैठे थे जब बाबा साईं का पैगाम आया। बाबा साईं ने इन्हें अपने कमरे में बुलाया था। वो खुशी से इनके कमरे की तरफ आए। आज इतने सालों बाद बाबा साईं ने इन्हें बुलाया था। अहमद शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने इजाज़त चाही। हाँ अहमद शाह, अंदर आ जाए। हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इन्हें अंदर आने की इजाज़त देते हुए बोले। जी बाबा साईं हुक्म करें। अहमद शाह, हम सोच रहे हैं कि हमें तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए या नहीं।
تو ہمارے دل کے ہر کونے نے یہی کہا کہ تم معافی کے لائق نہیں ہو۔ بابا سائی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے بیٹھا ان کا بیٹا کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ انہوں نے احمد شاہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دیکھی۔ بابا سائی مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ حکم کریں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ گئے تھے۔ حکم کرے بابا سائی، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میرے لائق کوئی بھی خدمت جو آپ کو خوشی دے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی معافی کے لیے احمد شاہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ ہمیں درکن چاہیے احمد شاہ۔ بابا سائی نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ درکن ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اسی لیے ہم تم سے درکن کا ہاتھ اپنے پوتے کردم شاہ کے لیے مانگتے ہیں۔ بابا سائی کی کہنے کی دیر تھی، احمد شاہ ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بولو احمد شاہ، کیا تم اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے پوتے سے کرنے کے لیے تیار ہو؟ بابا سائی نے ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ بابا سائی، کردم شاہ تو تائشہ کے منگیتر ہیں، تو تم اپنا فیصلہ سناؤ، اس بار ذرا سخت لہجے میں بولے بابا سائی۔ کردم شاہ اور درکن کی عمر میں بہت فرق ہے، ہم تمہاری طرف سے انکار سمجھیں۔ بابا سائی سخت لہجے میں بولے، میں ایک بار درکن سے بات کرتا ہوں۔ انہیں اٹھتے تھے کر وہ جلدی سے بولے۔ بابا سائی نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا کہ ابھی تک تو انہوں نے کردم شاہ سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے اس بات پر۔ بابا سائی جانتے تھے کہ وہ احمد شاہ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے ہیں۔ احمد شاہ خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر درکن کے کمرے میں آئے تھے۔ ارے بابا سائی، آپ یہاں اندر آئے نا۔ انہیں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، جی پوچھیں نا، اگر میں تمہاری شادی کرنا چاہوں اپنی مرضی سے تو کیا تم ہاں کرو گی؟ احمد شاہ نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا سائی، ابھی تو میری اسٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، تم شادی کے بعد بھی اسٹڈیز کر سکتی ہو۔ بابا سائی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، شاید وہ ان کے اگلے بہانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انہیں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کی مرضی بابا سائی، آپ کی درکن آپ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ درکن ان کے گرد بازو پھیلا کر بولی تو وہ مسکرا دیے، تھینک یو سو مچ بیٹا، تم نہیں جانتی کہ آج تمہیں میری پرورش کا مان رکھا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے جانے لگے، جبکہ ان کی خوشی کو دیکھ کر درکن مسکرائی۔ وہ خوش تھی کیونکہ آج اس کے بابا اس کی وجہ سے خوش تھے۔ آؤ کردم سائی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ دادا سائی نے اپنے نوکر کو کردم کے آتے ہی اپنے کمرے میں بھیجنے کا کہا تھا۔ حکم دادا سائی۔ وہ مسکرا کر ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ ہم نے تمہاری زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے تمہاری اجازت چاہتے ہیں۔ ان کے انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اب کردم شاہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے والا تھا۔ جی دادا سائی، آپ کا جو حکم، آپ جو چاہیں وہی ہوگا۔ کردم شاہ نے فیصلے کا حق انہیں دے دیا۔ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تائشہ سے نہیں۔ دادا سائی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، جو بے تاثر تھا، مطلب صاف تھا کہ تائشہ کے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسی آپ کی مرضی دادا سائی، مجھے یقین ہے آپ نے جو بھی سوچا ہوگا بہتر سوچا ہوگا۔ اس نے لڑکی کا نام جاننا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کو ہی ہم تمہاری نسبت درکن سے طے کر رہے ہیں۔ کردم شاہ نے ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا گئے۔ جیسا آپ کا حکم، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ درکن تیزی سے چلتے دادا سائی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی جب اچانک اس سے ٹکراتے بچے، آرام سے چلا کرو، کوئی پیچھے پڑا ہے کیا؟ وہ سختی سے گویا ہوا، جبکہ درکن نظریں زمین پر گارے کھڑی تھی۔ اب کیا ساری رات یہیں درخت بن کر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ سختی سے بولا، درخت نہیں پودا، سوری درخت تو آپ ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اب راستے سے ہٹنا پسند کریں گی آپ؟ اس نے سختی سے کہا، گویا اسے سائڈ پر ہٹنے کا اشارہ کیا ہو۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، جس کی وجہ سے درکن اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ اس کی جانے تک درکن کا سارا دھیان دروازے پر ہی تھا اور اب اس کے خلاف بولنے سے پہلے احتیاط کرتی تھی۔ ہٹلر خود پورے دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر مجھ پر رعب جھاڑتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے دادا سائی کو بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا، ایسا نہیں کہتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، بالکل ٹھیک کہا، اس سے بھی بری طرح سے کہتے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے بابا سائی میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے بریکنگ نیوز سنائی تھی۔ ہاں ہم جانتے ہیں، ہم نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے تو کہا تھا نا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اس لیے ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بابا سائی مسکراتے ہوئے بولے، کیا آپ میری شادی کر رہے ہیں؟ لیکن کس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے حویلی میں تو مقدم لالا اور کردم لالا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ دونوں مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کے قدوں کا اندازہ لگایا۔ مقدم لالا کی شادی ہو رہی ہے اور کردم لالا کی شادی تائشہ دیدہ سے ہو جائے گی۔ اس کی شادی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ دادا سائی نے اس کے سر پر دھماکہ کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟
कदम लाला की शादी तो तायशा दीदा से होने वाली है। दरकन परेशानी से बोली, होने वाली थी, अब तुम्हारे साथ होगी। दादा साईं ने इसकी बात काटी, नहीं, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी जिसने किसी और के ख्वाब की दुनिया सजाई हो। दरकन ने खड़े होते हुए कहा, और अगर तायशा दीदा ना भी होती तब भी मैं कदम लाला जैसे इंसान से शादी नहीं करती। इनकी पसंद के मुताबिक डालना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो बहुत ज़्यादा रूड और सख्तीर इंसान है, हर वक्त गुस्सा इनकी नाक पर होता है। मैं कभी इतने सख्त इंसान से शादी नहीं करना चाहूँगी जिसकी बातें मुझे इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि डर से माननी पड़े। आई एम सॉरी दादा साईं, मैं इनकार करती हूँ, वो कहते हुए जाने लगी। जैसे ही मुड़ी सामने कदम शाह खरा इसकी सारी बातें सुन चुका था। इसे इस तरह से अपने करीब देखकर दरकन का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। कदम को अपने सामने देखकर दरकन के हाथ पैर फूल चुके थे। वो एक कदम उठाता इसकी तरफ आया और इसकी आंखों से निकलते शोले देखकर दरकन अंदर तक काम कर रह गई। वो इनकार किए जाने के काबिल तो हरगिज़ नहीं था। ये छोटी सी लड़की कैसे इससे शादी से इनकार कर सकती थी। कदम के गुस्से को देखकर दरकन ने एक नज़र दादा साईं की तरफ देखा और अपनी तरफ बढ़ते इसके कदमों को इग्नोर करके दादा साईं के पीछे जाकर खड़ी हुई, जबकि वो खामोशी से आगे आया और सामने टेबल पर रखा अपना फ़ोन दादा साईं के सामने से उठाकर इसे सख्त नज़रों से घूरता बाहर निकल गया। दरकन की सांस में सांस आई, अब ये खुद ही इनकार कर देंगे। दरकन ने दादा साईं को देखते हुए खुशी से कहा, वो तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक मैं इसे नहीं कहूँगा। तो फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इनकार करें। वो लाड से इनके करीब बैठ गई। दादो साईं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। आप देख रहे थे ना वो मुझे किस तरह से घूर रहे थे। वो मुझे पसंद नहीं करते, ये बात वो मुझ पर जाहिर कर चुके हैं। आपको पता है पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे किस तरह से डांटा था। मैं कभी इनके साथ नहीं चल सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों का नेचर बहुत अलग है। वो मुझे कभी अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं इन्हें समझने की कोशिश करें। वो इनके पास बैठी सीरियस होकर बोली, आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन कदम लाला से शादी नहीं कर सकती मैं। आपको पता है वो मुझे इतना नापसंद करते हैं कि एक दिन मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे फंदा चढ़ा देंगे। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन कदम लाला से नहीं। वो तो मुझे घूर कर ही मार डालेंगे। वो बेबसी की इंतहा पर थी। ठीक है दरकन, हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तुम कदम से शादी नहीं करना चाहती तो ना सही, हम दोबारा तुम्हें कदम से शादी करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। लेकिन क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारे लिए हमने क्या किया? हमने तुम्हारे लिए अपने 19 साला गुस्से को अपने सीने में दफन कर दिया। तुम हमें छोड़ कर ना जाओ, तुम हमसे दूर ना जा पाओ, इसीलिए आज हमने तुम्हारे बाप से बात की। हमने तुम्हारे इस खुदगर्ज बाप से बात की जो 19 साल पहले हमें छोड़कर चला गया था, जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब इसके अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं था। तब तुम्हारा खुदगर्ज बाप हमें छोड़कर चला गया था। इसने एक बार नहीं सोचा कि इसके बाप ने अपने 2 जवान बेटे खोए हैं, इसे सहारे की ज़रूरत है। इसने एक बार नहीं सोचा कि इसका बाप तनहा किस तरह से इसके भाइयों को दफनाएगा। दादा साईं की आंखों में नमी तैरने लगी। इनकी आवाज़ में गुलती नमी को दरकन भी महसूस कर चुकी थी। हमने अपने बेटे जैसे दामाद को खो दिया, अपनी सबसे अजीज़ बेटी आहाना को खो दिया। हमारी जवान बेटी अपनी 2 साला बच्ची को लेकर हमारे दरवाजे पर बेवा होकर बैठ गई। हमारी बहू हमारे सामने बेवा हो गई। हमने इस दिन अपने सारे रिश्ते खो दिए जिस दिन तुम्हारा बाप हमें छोड़कर चला गया। तुम्हारी दादी पल पल बीमारी की हालत में तड़पते हुए अपने अहमद को पुकारती रही थी, लेकिन इसने कहा कि वो खून खराबे के माहौल में अपनी बेटियों को नहीं लाना चाहता। हमने सोचा था कि हम इससे कभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी ज़िंदगी में इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हमने देखा, तुम्हारे लिए अपने बरसों का गुस्सा भुलाकर इससे बात करने जा पहुँचे। हाँ दरकन, तुम्हारे लिए, क्योंकि हमें लगा था कि तुम्हारे बाप की हुई गलती की सज़ा हम कभी तुम्हें नहीं देंगे। हमने सोचा था कि हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हमने अपने 19 साला गुस्से को अपने अंदर ही मार दिया और तुमने हमें क्या सिला दिया दरकन? ये थी हमारे लिए तुम्हारी मोहब्बत, इसलिए रोई थी तुम हमारे सीने से लगकर। तुम्हारे लिए दरकन हम अपनी बीवी की तरफ को भूल गए। हम भूल गए कि वो औरत किस तरह से तुम्हारे बाप को पुकारती थी और तुम्हारा बाप पलट कर नहीं आया। हमने खुद इसे फ़ोन किया था, इसके सामने रोए थे, अहमद वापस आओ, हमें तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं आया। वो कमज़र्फ़ तो अपनी माँ की मौत पर भी वापस ना आया। इन कंधों पर इसके भाइयों के जनाजे उठे थे और इस वक्त हमारे साथ तुम्हारे बाप
तुम्हारा बाप खरा नहीं था। हमने अपनी आंखों के सामने अपना खानदान लुटते देखा था, अपने अपनों को खुद से दूर जाते देखा था, लेकिन आज 19 साल बाद तुम्हारी मोहब्बत इन सब की मोहब्बत पर हावी हो गई। हम इस शख्स के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर चले गए, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तुम करदम से शादी नहीं करना चाहती ना, सही तो चली जाओ अपने बाप के साथ वापस, हमें भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। दादा साईं इनके आंसू और लफ्ज़ों पर दरकन अंदर तक तड़प उठी थी। नहीं लगते हम तुम्हारे कुछ भी, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगती हो तुम, सिर्फ अपने खुदगर्ज बाप की बेटी हो। आज तुमने हमारा दिल तोड़ दिया दरकन, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। हमने कहा चली जाओ यहाँ से, वो चिल्लाते हुए बोले। दरकन सहम कर पीछे हटी, जबकि इनके गिरते आंसू और गुस्सेली निगाहों ने दरकन को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। दरकन इनके कमरे से रोती हुई निकली। बाहर सब लोग ही मौजूद थे, लेकिन कमरे का बंद दरवाज़ा होने की वजह से अंदर की कार्रवाई से कोई भी वाकिफ नहीं था। लेकिन दरकन की बेतहाशा रोने से सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। इस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे की तरफ रुख किया, लेकिन अहमद शाह इसे देख चुके थे। दरकन बेटा क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? अहमद शाह ने इसे रोका तो दरकन रोते हुए इनसे लपट गई। बाबा साईं, दादा साईं को कहें कि वो ना रोए, वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, मुझे शादी पर कोई इतराज़ नहीं है, प्लीज़ वो ना रोएं, मेरी रोते हुए नहीं देख सकती। वो बेतहाशा रोते हुए इनसे लिपटी हुई थी, जबकि करदम और मुकद्दम तो दादा साईं के रोने के बारे में सुनते ही इस कमरे की तरफ भाग चुके थे। दादा साईं आप ठीक तो हैं? मुकद्दम फ़ौरन ही भागकर इनके करीब आया। वो कुर्सी पर नज़रें झुकाए नडाल से पड़े थे। क्या हुआ है आपको? दादा साईं आप ठीक तो हैं? करदम इनका हाथ थामते हुए पूछने लगा। उन्होंने एक नज़र अपने दोनों पोतों को देखा, इसके पास 2 जवान बाजू हों, इसे भला क्या हो सकता है? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की थी, जबकि एक नज़र दरवाजे पर खड़े अहमद शाह को देखा। वो दरकन को कमरे में छोड़कर इनके पास आए थे। दादा साईं ने मुंह फेर लिया। आज दरकन की वजह से वो बहुत हर्ट हुए थे। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ अहमद शाह, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो संगदिली की इंतहा पर थे, ऐसे कैसे चला जाऊँ? बाबा साईं मैं अपनी बेटी को आपके पोते के साथ ब्याह कर ही जाऊँगा। अहमद शाह के कहने पर बाबा साईं नज़र उठाकर इनके चेहरे को देखने लगे। इसे आपके फैसले पर कोई इतराज़ नहीं बाबा साईं, वो मेरी बेटी बाद में, आपकी पोती पहले है, आपका सबसे पहला हक है इस पर। आपसे ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कह रही है कि मेरे दादा साईं को कहें कि वो ना रोएं, वो शादी के लिए तैयार है। अहमद शाह ने इनके कदमों के करीब बैठते हुए बताया तो वो बेयकीनी से इनका चेहरा देखने लगे। बाबा साईं मेरी दरकन सवेरा जैसी नहीं है, वो आपके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, वो मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। आप आज ही मुकद्दम और हुरिया के साथ दरकन और करदम के निकाह का ऐलान कर दें। वो इनके करीब बैठे आहिस्ता आहिस्ता बता रहे थे, जबकि मुकद्दम का सारा ध्यान करदम के चेहरे पर था, जो बेतासर सा चेहरा लिए इनके अल्फाज सुन रहा था। इस सब के बाद मुकद्दम ने इसे छत पर मिलने के लिए बुलाया था, और वो इसे क्यों बुला रहा था करदम खुद भी जानता था, लेकिन सिर्फ गर्दन हिला दी। क्या मतलब है तुमसे पूछकर ये फैसला क्या किया है? मुकद्दम शाह ने सामने खड़े करदम शाह से पूछा। नहीं, मुझसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन दादा साईं का फैसला है और मैं टाल नहीं सकता मुकद्दम साईं। और तायशा के बारे में क्या सोचते हो तुम? वो तुम्हारी मंगेतर है, इस पर क्या गुजरेगी करदम साईं? वो तो बचपन से ही तुम्हें अपना सब कुछ मानती आई है, अब अगर अचानक ही तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी तो इस पर क्या गुजरेगी? मुकद्दम ने परेशानी से पूछा। बचपन से आज तक वो लड़की मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई, इसने हर बात में झूठ का सहारा लिया मुकद्दम, हर बात में। हमारा तो रिश्ता भी ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। वो तो शुक्र है कि मैंने कभी इसे इतनी अहमियत ही नहीं दी। ज़रा सोचो, अगर मैं इसके बारे में अपने दिल में कोई नरम जज्बात रखता और हर बात पर मुझसे झूठ बोलती तो क्या वो रिश्ता कायम रहता? बड़ी से बड़ी बात लेकर छोटी से छोटी बात, यहाँ तक कि मैट्रिक में वो फेल थी, लेकिन इसने ये बात मुझे नहीं बताई। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी होने वाली बीवी एक पढ़ी लिखी लड़की हो। वो लड़की मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं करना चाहती। वो मुझसे मोहब्बत के दावे तो करती है, लेकिन मेरी मोहब्बत में खुद को एक काबिल इंसान नहीं बनाना चाहती। हुरिया से मेरी काम करवा के मुझे कहती है कि इसने किए हैं। मैं जानता हूँ मुकद्दम शाह, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते इन्हीं बातों पर कायम होते हैं। अगर वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर यकीन नहीं कर सकती तो आगे ज़िंदगी के अहम फैसलों में वो मेरा क्या साथ देगी? और तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मुकद्दम साईं। मैं कभी अपनी हद से आगे बढ़कर तायशा के करीब नहीं गया। मैंने इसे कभी एक मंगेतर के तौर पर नहीं देखा, हमेशा इसे कज़न की तरह रखा है। मुकद्दम साईं मैं इसके जज्बात से बेखबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कभी बेलगाम नहीं होने दिया। मैंने कभी इसे अपने साथ
بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں دیا، کبھی سے لے کر باہر نہیں گھما، یہاں تک کہ میں اسے اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دیتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ الگ ہونے کے بعد وہ میرے نام کی وجہ سے بدنام ہو جائے۔ شاید میں دادا سائیں کی بات مان کر اس سے شادی کر لیتا، لیکن وہ کبھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ میں محبت پر یقین رکھتا ہوں مقدم سائیں، لیکن اس محبت پر جو پاکیزہ بندھن میں بننے کے بعد ہوتی ہے۔ میں عائشہ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے خود سے محبت کرنے کا حق دیتا ہوں، تب تک نہیں جب تک وہ میرے نکاح میں نہیں آ جاتی۔ میں نے دادا سائیں سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے دل میں محبت کے دیپ تب جلیں گے جب میرا نکاح ہوگا۔ اس سے پہلے نہ تو میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے دل کو بے لگام ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور درکن اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم؟ مقدم نے سوچا، اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے مقدم سائیں؟ دادا سائیں کا فیصلہ سر آنکھوں پر درکن کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے تھوڑی دیر پہلے درکن کے ساتھ اپنا ٹکراؤ یاد آیا، اور اس کے بعد جس طرح سے اسے دادا سائیں کے سامنے سے شادی سے انکار کیا، نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ ایک ہی پل میں اس سے شادی سے انکار کر دیا جائے۔ اس گاؤں کی کوئی بھی لڑکی ایسی نہ تھی جو کردم شاہ کے لیے انکار کرتی، اور وہ ننھی سی لڑکی ایک ہی پل میں انکار کر کے دادا سائیں کے منہ پر مار گئی تھی۔ بہت ڈرتی ہے وہ تم سے، مقدم نے کہا۔ پھر تو اور بھی مزہ آئے گا، مقدم ذرا سا مسکرایا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔